हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जब तक ये वीडियो बाहर आएगा तब तक जेई मेंस में तुम्हारे अप्रॉक्सीमेटली 70-72 दिन बचे हैं। अगर लास्ट के 10-12 दिन में एकदम रिवीजन के लिए हटा भी दूं तो मेरे अनुमान से 60 दिन आखिरी ये तुम्हारे पास जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए अब रह गए हैं। और इन 60 दिन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यार ये जो 60 दिन है ना, ये जो 2 महीने का समय है, नहीं फ़र्क पड़ता कि तुमने पिछले 2 साल में क्या करा। अगर तुमने पिछले 2 साल में पढ़ाई बहुत ऑप्टिमम लेवल पे नहीं करी, एकदम जैसे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ाई नहीं करी है, और तुम्हें आखिरी 2 महीने में भयंकर मेहनत कर जाओ, रैंक लेकर आ सकते हो। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुमने पूरे 2 साल क्या किया। वहीं अगर तुमने पूरे 2 साल बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, और ये लास्ट के 2 महीने में तुम अपना मोमेंटम जो है वो खो दो, उसको बरकरार ना रखो, तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि 2 महीने बेटा कितने अच्छे से पढ़ाई करी थी। सिर्फ रिजल्ट पे लोग ध्यान देंगे। तो ये टाइम है जहां या तो तुम बिल्कुल बन सकते हो या बिगड़ सकते हो, डिपेंड करता है तुम इस समय अपना मोमेंटम, अपनी पढ़ाई, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो, डिसिप्लिन जो है वो कैसे बना के रखते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने लगा हूँ, इस 2 मंथ स्ट्रैटेजी में, उनको ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेई मीन्स जनवरी अटेम्प्ट, ये कुछ जानकारी दोहरा दूं मैं, 22 जनवरी से है ना, और डेट्स एनटीए ने निकाल दिए हैं, ऑफिशियल लेटर वगैरह तुम्हें मिल गया होगा। 2024 में कट ऑफ गया था तुम्हारी 93 परसेंटाइल, कुछ डेसिमल थी, मोटा मोटा 93 परसेंटाइल। और मैक्सिमम वर्स्ट केस मार्क्स जो थे वो 155 गए थे। वर्स्ट केस से मेरा क्या मतलब है कि इसके नीचे नंबरों पे भी बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो रहा था। वो शिफ्ट्स के अक्रॉस जो कट ऑफ है वो वेरी करता है। मैंने सबसे आसान शिफ्ट जिसमें कट ऑफ सबसे ज्यादा रहा था वो लिख दिया है, ताकि तुम वर्स्ट केस के लिए तैयार रहो। 155 मार्क्स सिर्फ तुम्हारा कट ऑफ बन रहा है, और 99 परसेंटाइल अगर तुम लाना चाहते हो तो तुम्हें 192 से 195 नंबर पिछली बार लेकर आने पड़ रहे थे। इस बार कुछ कह नहीं सकते कि ये नंबर बहुत ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बार एनटीए की तरफ से ऑफिशियल स्टैट्स आ जाए तो अपन थोड़ा और उस पर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा एनालाइज करके बात करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इतना तो मिनिमम लेकर चलना ही है कि अपने को 200 नंबर, 19 इसको राउंड कर लेते हैं, 200 मार्क्स चाहिए एट दिस पॉइंट अगर हमें 99 परसेंटाइल लेकर आनी है। तो अपने मन में एक मेंटल गोल सेट कर लो, जिसके लिए मैंने तुम्हें ये स्टैट्स बता दिए। ठीक है, अब करते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स नाउ। बच्चे इस समय एक बहुत मेजर गलती करेंगे, वो वेट करते रहेंगे कि हमारी कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाए, एक बार हमारा सारा सिलेबस 100% कवर हो जाए, फिर मॉक्स देना शुरू करते हैं। ये बेवकूफ़ी है। जेई मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। 100% सिलेबस कवर करने जाओगे तो बहुत अच्छा चांस है कि 22 जनवरी तक भी ना हो पाए। नंबर जब तुम्हें 200 चाहिए, विच इज 66% ऑफ द मार्क्स, तो शुरू तो करो मॉक्स देना, उतने तो लाओगे। 100% करने को कौन कह रहा है, कर लेना धीरे धीरे कवर, लेकिन स्टार्ट कर दो मॉक्स देना। एंड में टाइम नहीं मिलता है, अभी से शुरू कर दो। फिर भी कुछ बच्चे अगर वो करना चाहते हो, मैंने एक लास्ट डेडलाइन दे दी है 15 नवंबर। ये फाइनल डेट है। इस दिन तक तुम्हारा पहला मॉक लग जाना चाहिए, और इसके बाद तुम्हारे रेगुलर मॉक शुरू हो जाने चाहिए। बच्चे कुछ पूछेंगे कि कितने मॉक्स लगाने हुए, तो मेरा ये रहता है कि अगर तुम जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट से पहले 25 मॉक्स लगा ले जाओगे तो बहुत ही सही है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा फिर। और मॉक ऐसा नहीं देना कि फालतू बैठ के दे दिया, मतलब आधा एक सब्जेक्ट 1 घंटे में कर लिया, फिर 2 घंटा चाय पीने चलेगा, फिर एक सब्जेक्ट कर दिया। नहीं, मॉक को देते वक्त प्रॉपर तुम्हारी 3 आवर की सिटिंग होनी चाहिए। जेई का मॉक सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि अपने को पीसीएम में सवाल आते हैं या नहीं, वो तो तुमने पीवाईक्यू में प्रैक्टिस वगैरह वैसे भी कर ली है, मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे 3 घंटा बैठना, इतनी हाई एक्टिविटी करना लगातार, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे फिटजी में जब कोचिंग जिसमें जाता था, उसमें एक सर थे, वो कहते थे कि जो टॉपर होते हैं ना, वो ये करते हैं कि सारे मार्क्स जो देते हैं वो ऐसे देते हैं कि वो जेई मेंस का फाइनल पेपर दे रहे हैं। और जेई मेंस फाइनल जब वो पेपर जिस दिन देने जाते हैं ना, उस दिन उन्हें फील आता है कि अरे ये तो मॉक की तरह ही है, और उस दिन वो प्रेशर में आके स्नैप नहीं करते हैं, टेंशन में नहीं आते हैं, और पेपर पे अपना किसी भी तरीके की ब्लंडर्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस टेंशन में होते ही नहीं। इसलिए मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर 3 आवर सिटिंग बैठोगे, एग्जाम टाइम के एनवायरनमेंट में बैठोगे, किसी डिस्ट्रैक्शन वगैरह के बिना बैठोगे, पानी की बोतल वगैरह सब लेके रखोगे, जैसा एनवायरनमेंट एग्जाम में होता है वैसा बना के रखोगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस लेना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद मॉक दे दिया, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है। ये सब मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार क्विकली रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, एसेंशियल डेली रिवीजन। एट दिस पॉइंट अब से शुरू कर दो। रोज चीजें अपने को रिवाइज करनी है। सिर्फ तुम्हारा करंट सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मैं मानता हूँ, और अपने आपको आगे के लेक्चर देख देख के जो करंट सिलेबस चल रहा है, फालतू का ग्रेटिफिकेशन मत दो। ये टाइम है पुराने चीज़ों को उठा उठा के रिकवर करने का, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए एट दिस पॉइंट रिवीजन स्टार्ट कर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समय आ गया है, वही ये अंतिम समय ही चल रहा है जहाँ पे चीज़ें शुरू कर देनी है। तो पिक अप 11th क्लास टॉपिक्स और चैप्टर्स विच यू हैवंट रिवाइज्ड फॉर अ व्हाइल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 10 10 तो चलो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, 15 to 20% ऑफ योर टाइम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं।
ओनली दिस मच टाइम शुड बी गोइंग इनटू रिवाइजिंग द थ्योरी। बाकी सारा जो तुम्हारा टाइम है वो प्रैक्टिस के थ्रू जो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है वो होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस में मॉक्स नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिस में तुम्हारे PYQs हो गए, तुम्हारा वर्कशीट वगैरह है, तुमने क्वेश्चन जो सर्कल मार्क करके रखे थे जब पहली बार सॉल्व किया था काइनेमेटिक्स 2 साल पहले, जब पहली बार सॉल्व करा था 1 साल पहले, तो तब जैसे मार्क करके रखा था उस तरीके से उन सारे सवालों को अपने को करना है। प्रैक्टिस के थ्रू जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये रिवीजन जो है थ्योरी का वो जल्दी है भैया, आपने कह दिया 15 से 20% टाइम ही है। अगर मैं मोटा मोटा ये है कि 2 घंटा भी रिवाइज करता हूँ तो उस हिसाब से भी मुझे 15%, क्या आधा घंटा नहीं, आधा घंटे से भी कम, मुझे 20 कुछ मिनट मिले रिवाइज करने के लिए, तो मैं क्विकली थ्योरी कैसे रिवाइज करूँ। तो एक बहुत ही जबरदस्त मेरे पास टूल है, मैं आज तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैंने एक बार पहले भी रिकमेंड किया था, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। क्विक एफिशिएंट थ्योरी रिवीजन के लिए इससे बेटर टूल मुझे नहीं दिखा। मैं बात कर रहा हूँ रैंशो के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स के बारे में। मैं तुम लोगों को आज ऐसे फिजिकली दिखाता हूँ। देखो ये फ्लैश कार्ड्स हैं, कलरफुल फ्लैश कार्ड्स। फर्ज करो 95% तुम्हारा सिलेबस जो है वो जो सारी किताबों में बंद है वो इन कलरफुल टैकी फ्लैश कार्ड्स में इन लोगों ने समराइज कर दिया है। और ये मुझे पसंद इसलिए है 2 कारण से, 2 साइंटिफिक कारण से जिससे मुझे ये पसंद आया। पहला, एक्टिव रिकॉल। फ्लैश कार्ड जो है वो एंगेजिंग है। तुम इसमें देखोगे, अब जैसे ये मेरे पास इक्विलिब्रियम का फ्लैश कार्ड है, अगर तुम्हें इसमें दिख रहा हो, इसमें ग्राफ्स भी हैं, इसमें इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी हैं, इसमें फॉर्मूलाज भी हैं, इसमें तुम्हारे रिलेशंस वगैरह भी दिए हुए हैं, इक्वेशन भी दी। ओके, ये आरएनएस इक्वेशन है तो ये केमिकल काइनेटिक्स का है। सब चीज़ें इसमें तुम्हारे पास दी हुई है। और ये तुम्हारी अब जो किताब रहती है उसमें ये पूरा एक चैप्टर बन जाता है, उसमें एक अच्छा खासा सेगमेंट बन जाता है। यहाँ पे इतनी सी देर में हो गया, तो तुम इससे इंटरेक्ट करते हो। एक्टिव रिकॉल है, पैसिव में नहीं जाते हो। इसके अलावा स्पेस रिपीटिशन, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड है, चौथे दिन, 8वें दिन, 12वें दिन, 16वें दिन तुमने उठा लिया, फटाफट रिवाइज कर लिया और वापस रख दिया। तुम्हारी थ्योरी जो है वो क्विकली रिवाइज हो गई। और ऐसे रिपीटेडली जब तुम थ्योरी रिवाइज करते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में बेटर बैठती है, रिकॉल बेटर रहता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनती है। तो वो रिवीजन का जो तरीका है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इनको, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर उसको एक बार चेकआउट करके आना। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे, मैंने खुद यूज़ करा है। इट्स अ वेरी गुड टू गो फ्रॉम माई साइड, तो इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। हाँ, कीपिंग नोट। अब ये बता दिया आपने कि रिवाइज कहाँ से करना है, मॉक्स कहाँ से देने हैं। अब बात कर लेते हैं कि उसको नोट कैसे करना है या इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। तो जो सवाल है और मॉक्स है, मैंने क्या करा था अपने टाइम पे, मॉक्स के लिए बहुत एक बड़ा सा रजिस्टर पकड़ लो। अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। एक कोई भी बड़ा सा मोटा सा रजिस्टर ले लो जिसमें तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करते जा रहे हो, पूरे पूरे मॉक्स भी उसमें सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि पूरा पूरा एक एक आंसर फॉर्मेट में लिखो जैसे बोर्ड्स में लिखते हैं, नहीं, रफ सॉल्विंग। खासकर जो सवाल है मॉक्स में तो फिर भी गलत सलत होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस करोगे PYQs या कहीं से भी असिस्टेड सॉल्विंग से, उनको लिखते चलो। क्या है, ताकि तुम एक बार जब लास्ट में रिवाइज करो ना तो तुम्हें बस अप्रोच पता रहे कि अच्छा इस क्वेश्चन सॉल्विंग में मैंने ये अप्रोच लगाई थी, इस तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो बढ़िया रहता है। मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है और उसका नोट कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो ये तुमने रजिस्टर लगाया ना, इसी के रजिस्टर के लास्ट में लिख सकते हो, या फिर कोई स्मॉल नोटबुक एनवी मतलब स्मॉल नोटबुक उठा सकते हो, वहां से भी रिवाइज, उसमें भी रिवाइज करो, उसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सक्सेसिव मॉक्स में कितने पेपर है तुम्हारा, पिछले मॉक्स से कम गया या ज्यादा गया, कैसा रहा, और ओवरऑल परसेंटाइल क्या रही। जो कोचिंग में है बच्चे उनको परसेंटाइल वगैरह मिलती है, तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे इससे, वो क्या रही तुम्हारी, उसका नोट रखना है। उसके बाद क्या गलतियां करी, कौन कौन से क्वेश्चंस में गलती हुई, इसमें तुम मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स वगैरह भी लिख सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने गलत हुए, कितने में +4 मिला, कितना नेगेटिव मार्किंग हुई, कितना क्या स्टैट्स रहे, वो सब लिख सकते हो। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन मिस्टेक्स का, डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। थ्योरी नहीं सॉल्व हुई, सवाल नहीं बना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, पढ़ा था पेपर में याद नहीं आया, पढ़ा ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस, किस तरीके की गलती हो रही है उसको अपने को लिखना है, और उस गलती को आइडेंटिफाई करके क्या है उस पर जरूर काम करना है। और फाइनल रिमार्क्स कि इस मॉक में क्या रहा टोटल तुम्हारा अपने लिए रिफ्लेक्शन क्या है उसको जरूर लिख लेना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का, तो इसको जरूर कर लेना। मतलब 10-15 मिनट का काम है, बताते बताते इलाबोरेट लग रहा है, बट मॉक्स को दिया और एनालाइज नहीं किया, मतलब इट इज एज गुड एज कि तुमने मॉक दिया ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, आखिरी और सबसे जरूरी चीज, टेक स्पेशल केयर ऑफ योर हेल्थ एट दिस पॉइंट। ये बहुत ट्रिकी टाइम है, सर्दियां जस्ट लग रही हैं, मुझे खुद सर्दी हो रखी है एट दिस पॉइंट, तो सर्दियां जस्ट लग रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, अभी दीपावली वगैरह भी निकली है, तुम थोड़ा फेस्टिव मूड में भी रहे होगे, लथार्जी भी चढ़ती है, नींद आती है ज़्यादा, सुबह उठने का मन नहीं करता, काफ़ी ट्रिकी टाइम है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सो प्रॉपरली सो, समय से सो और समय से उठ जाओ। ये नहीं कि सर्दियाँ हैं तो 12-12 बजे तक सो रहे हैं, रजाई उड़े हुए, नहीं, समय से उठ जाओ। जितना हो सकता है हेल्दी खाना खाओ, बाहर का खाना एट दिस पॉइंट अवॉइड करो। कॉलेज
कॉलेज में आओगे खूब बाहर का खाना, ठीक है, खैर अच्छी बात नहीं है ये, बट खा लेते हैं मतलब। अभी मत खाओ, अभी इसको अवॉइड करो। बाहर का खाना जो है वो भी लथार्जी, मतलब जो हेवी फूड होते हैं वो शरीर में लथार्जी लेकर आते हैं, तुम्हारी पढ़ाई हिंडर होगी एट दिस पॉइंट, कोई मतलब नहीं है। ग्रीन फूड ज़्यादा खाओ, नट्स खाओ, सर्दी आने वाली है, नट्स वगैरह खाओ बिल्कुल। तो अच्छा खाना खाओ और अपने अपने साथ अपनी हेल्थ को खासा अटेंशन दो। ऐसा नहीं है कि अगर बुखार जैसा लग रहा है तो इग्नोर करके आगे पढ़ने लग गए वो, और बड़ा हो गया और 2-3 दिन का वायरल बन गया वो, जब वहीं पे उसको पैरासीटामॉल लेके, स्टीम लेके या कुछ भी छोटा मोटा घरेलू इलाज करके उसको सही किया जा सकता था। तो अपनी बॉडी के साथ अवेयर रहो, कुछ भी तुम्हें हेल्थ वगैरह का थोड़ा सा भी लगे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो फालतू में। एट दिस पॉइंट बड़ा बनने की जरूरत नहीं है कि मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। मम्मी पापा छींकों से परेशान नहीं होते, थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हैं क्योंकि मम्मी पापा हैं भाई, वो कंसर्न नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। बता दो, सॉल्व करा लो, जितना जल्दी सॉल्व कराओगे उतना जल्दी पढ़ाई पे वापस आओगे। होशियारी मत करना, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये कुछ बातें थी जो तुम्हें इन 2 महीने में आगे हेल्प कर सकती है नेविगेट करने में। बाकी कोई दिक्कत वगैरह हो, डाउट्स के हम रेगुलरली रिप्लाईज वगैरह दे ही रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है, हम लोगों के एग्जाम्स वगैरह भी हैं, आने वाले हैं, तो तुम्हारे साथ भी हम बने हुए हैं। अभी रात का 2 बज रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा सा हमें भी तुम लोग ऐसे स्लैक कट करो। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।